हाल ही में इस साल के लिए दुनिया के जाने माने पुरस्कार नोबेल की घोषणा हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार किसी को तब दिया जाता है जब उस साल के दौरान उसने कोई ऐसा काम किया हो जिससे पूरी मानव जाति को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला ये अवार्ड स्वीडिश केमिस्ट और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और $10 लाख या राशि मिलती है। आइए आज इस पॉडकास्ट में जानते हैं नोबेल पुरस्कार, इस साल इसके विजेता और उन्हें ये प्राइज देने के कारणों के बारे में। स्वीडिश केमिस्ट और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को पेरिस में स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले अपनी आखिरी वसीयत लिखी। इसमें उन्होंने 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए अपनी कुल संपत्ति का 94% हिस्सा यानी लगभग $186 मिलियन दिए। मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उसके सालाना ब्याज से उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। यह मेरी स्पष्ट इच्छा है कि पुरस्कार देते समय राष्ट्रीयता पर कोई विचार न किया जाए, बल्कि पुरस्कार सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाए, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी, जिसका काम नोबेल पुरस्कारों के वित्त और प्रशासन का प्रबंधन करना था। जहां रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का नोबेल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है, तो वहीं फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा साहित्य का नोबेल स्वीडिश एकेडमी और शांति का नोबेल नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। अगर इस साल के फिजिक्स यानी भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर पियरे एगोस्टिनी, जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स के डायरेक्टर फ्रैंक क्रॉन्स और स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी में आणविक भौतिकी यानी मॉलिक्यूलर फिजिक्स की प्रोफेसर एनी एल व्हीलर को लाइट की बेहद छोटी वेव्स के साथ इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों ने पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता यानी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के अध्ययन के लिए प्रकाश के ऑटोसेकेंड पल्स तैयार करने के तरीके खोजे हैं। 1 एटोसेकेंड नैनोसेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा है। 1 सेकेंड में 1 अरब नैनोसेकेंड होते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज है। नोबेल की साइट पर लिखा हुआ है, इन वैज्ञानिकों ने परमाणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए नए टूल दिए हैं। उन्होंने लाइट की बहुत छोटी पल्सेस बनाने का तरीका दिखाया है। इन तरंगों के इस्तेमाल से उन बहुत तेज प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया का रास्ता खुल जाएगा। एटोसेकेंड फिजिक्स के उस मैकेनिज्म को समझने का मौका देती है जो इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित हैं। अब अगला कदम है उस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना। इस सफलता से किसी बीमारी को पहचानना, खून में मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को समझना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इससे कहीं ज्यादा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बन सकेंगे। अगर केमिस्ट्री यानी रसायन की नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो इस बार ये पुरस्कार अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मोंगी जी बावेंटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लुइस ई ब्रूस और नैनोक्रिस्टल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एलेक्सी आई एक्कीमोव को क्वांटम डॉट्स की खोज
और संश्लेषण के लिए दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्वांटम डॉट्स क्या हैं? क्वांटम डॉट्स बेहद छोटे होते हैं, यानी सिर्फ 1 मिलीमीटर के कुछ मिलियनवें हिस्से। वे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स का एक इंसान द्वारा बनाया गया कलेक्शन है, जो लाइट के आसपास आते ही नीले, लाल या हरे रंग में चमकने लगते हैं। उनका सही साइज एनर्जी दिए जाने पर उनके द्वारा छोड़ी गई लाइट के रंग को निर्धारित करता है। सबसे छोटे क्वांटम डॉट्स हाई एनर्जी वेव्स छोड़ते हैं और नीली रोशनी पैदा करते हैं, जबकि सबसे बड़े डॉट्स सबसे कम एनर्जी वेव्स छोड़ते हैं, जिससे लाल रोशनी पैदा होती है, और इन दोनों के बीच बने डॉट्स अपना रंग बदलते रहते हैं। लेकिन सवाल है कि इन 3 वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या किया? 1980 के दशक की शुरुआत में रूस के भौतिक विज्ञानी एलेक्सी यकीमोव ने रंगीन कांच को पहले तो पिघलाया और फिर उसका एक्सरे किया। उन्होंने उसमें एक क्वांटम इफेक्ट देखा। लगभग उसी समय अमेरिका में उनके काम से बेखबर लुइस ब्रूस ने इसका एक लिक्विड सॉल्यूशन ढूंढ निकाला और वे रंगीन क्वांटम इफेक्ट की खोज करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद फ्रांस में जन्मे मोंगी बवेंडी ने साल 1993 में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अपनी लेबोरेटरी में ऐसा करने का एक और तरीका खोजा। उन्होंने कोलाइड्स नामक पार्टिकल्स के लिक्विड मिक्सचर के तापमान को सटीक रूप से कंट्रोल करके नैनो क्रिस्टल को अपने मन के साइज में विकसित करने में सफलता पाई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इसके प्रोडक्शन का रास्ता खुल सका। क्वांटम डॉट्स का सबसे आम यूज संभवतः QLED डिस्प्ले बनाने में होता है। इसके अलावा मरीजों के शरीर में ट्यूमर को देखने के लिए डॉक्टर भी अपनी चमकदार तरीके का इस्तेमाल कर पाएंगे। संभव है कि फ्यूचर में क्वांटम डॉट्स में सोलर सेल्स की कुशलता को दोगुना करने की क्षमता हो सकती है। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक इजाद करने के लिए दिया गया है। यूं तो इस तकनीक का इस्तेमाल कोविड महामारी से पहले किया गया था, लेकिन बाद में इसे दुनिया भर के लाखों लोगों को दिया गया। कैंसर समेत कई रोगों को लेकर इसी वैक्सीन की तकनीक पर आगे और रिसर्च की जा रही है। ये वैक्सीन पुरानी वैक्सीनों से अलग तरीके से काम करती है। वैज्ञानिक वायरस के जेनेटिक कोड का एक हिस्सा लेते हैं और उसे वैक्सीन में तब्दील कर देते हैं। फिर इसका टीका मरीज को लगाया जाता है। वैक्सीन सेल में दाखिल होती है और उनसे कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए कहती है। इस पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम अपनी प्रतिक्रिया देता है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने सहित टी सेल को एक्टिवेट कर देती है। टी सेल्स स्पाइक प्रोटीन वाले सेल पर हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। यानी mRNA वैक्सीन एक तरह से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग देती है। जब टीका लगवाने वाले व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसके शरीर में बनी ये एंटीबॉडीज और टी सेल इस वायरस के खिलाफ लड़ती है। अगर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो इस साल नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को अपने अनकही भावनाओं को आवाज देने वाले नाटकों और गद्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जॉन फॉसे ने अपने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे उनके 1985 में लिखे दूसरे उपन्यास स्टैंग गिटार में देखा जा सकता है। फासे ने अपने लेखन में जिन दुख देने वाली भावनाओं का शब्दों में जिक्र किया है उसे सामान्य तौर पर लिखना बेहद मुश्किल होता है। फासे के लेखन का एक वृतांत। कमरे में अंधेरा था लेकिन उसे खिड़की से रोशनी आती हुई दिख रही थी।
वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, बारिश को सुन रहा था। काफ़ी देर से जगा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, वो सारी चीज़ें जो घटी, वे सभी लोग जिन्हें उसने प्यार किया और खो दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश की, लेकिन छवियां उसके पास आती रहीं। उसके बचपन का घर, उसके माता पिता, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, वे सभी लोग जिन्हें उसने प्यार किया और खो दिया। वो नहीं जानता था कि क्या सोचें, वो नहीं जानता था कि किस पर विश्वास किया जाए। बस इतना जानता था कि वो जीवित है और उतना काफ़ी था। फांसे रोजमर्रा की ऐसी स्थितियों को पेश करते हैं जिन्हें हमारी अपनी जिंदगी से तुरंत पहचाना जा सकता है। शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी के नाम रहा, जिन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया है। मोहम्मदी को अब तक 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वे इस समय भी ईरान की जेल में बंद हैं। ईरान में साल 2019 में हुए एक हिंसक विरोध प्रदर्शन की एक पीड़िता के स्मारक में शामिल होने के बाद अधिकारियों ने नवंबर में मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें कुल 31 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को उनकी रिसर्च के लिए इस बार यह पुरस्कार मिला है। ये रिसर्च बाजार में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाती है। गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की इनकम और लेबर मार्केट में उनकी भागीदारी का पहला पूरी तरह से रिसर्च बेस रिपोर्ट पेश की है। गोल्डन के इस काम ने पिछले 200 सालों में लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी पर फोकस किया है और साथ ही यह भी बताया है कि आखिर पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन का अंतर क्यों बना हुआ है, जबकि अधिक वेतन देने वाले देशों में कई महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर रूप से शिक्षित होने की संभावनाएं रखती हैं। उनकी रिसर्च से बदलने के कारणों के साथ साथ बाकी जेंडर गैप के सोर्स का भी पता चलता है। हालांकि उनकी रिसर्च अमेरिका पर फोकस करती है, लेकिन उनके रिजल्ट कई सारे देशों पर लागू होते हैं। इस साल दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों ने ऐसे कई लोगों को मानव जाति के लिए कुछ ऐसा करने की प्रेरणा दी है जिससे दुनिया और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। अतुल शाह, डीडी न्यूज।